हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में 9th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले तक 8 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, जिनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो के मोर पार्ट में क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुमको बाकी बाकी टॉपिक्स का लिंक मिल जाएगा जो 8 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, उसके लिए पिछला लेक्चर का थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको याद होना चाहिए, जैसे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। द थिंग इज़ कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये जो पिछले लेक्चर में किया है वो थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, जो चीज़ तुमको पिछले लेक्चर से याद होनी चाहिए वो। अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड बी है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई कॉइल रखा है, करंट कैरिंग कॉइल, ये सपोज मेरा करंट कैरिंग कॉइल है। ये करंट कैरिंग कॉइल, इसमें जैसे करंट हम लोग ले लेते हैं, ये करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट ऐसे है। ये करंट कैरिंग कॉइल पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क लगाती है, और वो टॉर्क कैसे लगाती है या कितना लगाती है? द टॉर्क इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा। या फिर इसको हम लोग और थोड़ा पिछले फॉर्म में जाएं या पीछे इसके फॉर्म में लिखें तो ये होता है आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पे एक एक टर्म का मैं तुमको मीनिंग बता दे रहा हूँ। आई है करंट इन द लूप, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यानी करंट अगर ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। ए है एरिया ऑफ द लूप, ये जो लूप का एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई अगर सर्कुलर लूप होता तो एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर वगैरह वगैरह, तुम समझ रहे हो बात। देन बी है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा। एंड लास्ट में ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन magnetic field and magnetic moment of the coil। मतलब कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितना एंगल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा तुमको मैं याद दिला दूं। जैसे अगर मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कॉइल है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, फॉर एग्जांपल इसमें करंट सपोज क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड रूल से मिल जाता है। अगर मैं राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करूँ तो थंब मेरे को डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट का, लाइक दिस। वहीं पे अगर मेरे पास कोई एक लूप ऐसा होता जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता, लाइक दिस, तो मैं राइट हैंड रूल यूज़ करता, थंब ऊपर जाता तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ आ जाता, मैग्नेटिक मोमेंट लाइक दिस। सिंपल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकाल पाओगे। देखो ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जा रहा है। फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड में जो एंगल है वो है अपना थीटा, ठीक है। बात समझ में आ गई? फाइन। तो इतनी चीज़ें तुमको पिछले लेक्चर की पता होनी चाहिए, या इतनी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए इन जनरल टू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, इट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, MCG जिसको हम बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 के महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आया था क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, यू कैन अंडरस्टैंड। बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते हैं इस पर, और पहले भी काफ़ी बोर्ड पेपर्स में इसके क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे टू एक्सप्लेन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर तुमको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकालने को बोल देगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेट्स सी। देखो, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो मैंने तुमको बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा डिपेंडिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल है। समझ में आ गया ये बात? तो उसी के बेसिस पे है ये। देखो कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन इज समवॉट लाइक दिस। अपने पास 2 मैग्नेटिक पोल्स होंगे, जैसे ये एक नॉर्थ पोल हो गया, ये एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके बीच में अपने पास करंट कैरिंग कॉइल होता है। उसके पहले अंदर यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक कोर होता है जिसको हम बोलते हैं आयन कोर। ये आयन कोर मैं अगर सर्कल में बनाऊँ तो अपना कॉइल भी सर्कुलर दिखेगा, बट फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा अपना कॉइल होता है। ये कॉइल के अंदर अपने पास आयन कोर होता है। ये आयन कोर का पर्पस मैं बता देता हूँ क्यों होता है ये।
और ये इसका पर्पस तुमको ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा जब हम चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और इस पे इधर एक पॉइंटर लगा होता है जो कि पॉइंटर हमको डिफ्लेक्शन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये कॉइल घूमेगा तो ये पॉइंटर यहाँ या यहाँ जाएगा, डिपेंडिंग किस तरफ घूम रहा है कॉइल। अगर कॉइल ऐसे घूमता है तो पॉइंटर इधर, अगर कॉइल ऐसे घूमता है तो पॉइंटर इधर, सिंपल सी बात है। और नीचे लगी होती है स्प्रिंग, ध्यान से देखो, अभी यहाँ लगी होती है स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग एक अनट्विस्टिंग का काम करती है। अनट्विस्टिंग मतलब क्या? अनट्विस्टिंग मतलब जब ये कॉइल यहाँ चला जाएगा या जब ये पॉइंटर यहाँ चला जाएगा तो उसके बाद इसको वापस ज़ीरो पे लाएगा कौन? तो वो काम स्प्रिंग का है। तुमने देखा होगा कभी स्प्रिंग को हम घुमा दें तो स्प्रिंग अपने आप वापस अपनी जगह पे आ जाती है, क्योंकि स्प्रिंग के पास रिस्टोरिंग कैपेसिटी होती है। रबर को तुम खींच दो और छोड़ दो तो वापस अपने जगह पे आ जाता है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, बेसिक रिस्टोरिंग फोर्स वाला। तो यहाँ पे भी रिस्टोरिंग होता है, स्प्रिंग रिस्टोरेशन का काम करता है। और ये सबको जब हम लोग ऊपर से देखते हैं ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो ध्यान से, यहाँ अपने पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे अपना आयन कोर है, लाइक दिस, ये आयन कोर है। और इधर ये अपना कॉइल, और ये कॉइल से अटैच्ड पॉइंटर, लाइक दिस। तो ये पॉइंटर यहाँ, और इसके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है पीछे की तरफ। ये देखो कॉइल ऐसा है ना, स्क्वायर कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो इसको जब तुम ऐसे देखोगे तो ये एक पट्टी ही तो दिखाई पड़ेगी ना। तो ये मेरी पट्टी और ये आयन कोर, मतलब बेसिकली ये आयन कोर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं मैं तुमको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो होता ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जाएगी कैसे। अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल लेके तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊँ तो कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई ऐसी, है ना। अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। मतलब बेसिकली नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ फील्ड जाएगी। हमको क्या चाहिए मालूम है? हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट केस चाहिए। वो इंपॉर्टेंट केस ये है कि हम चाहते हैं हर एक पॉइंट पे या हर एक टाइम पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है कॉइल का, याद है अभी मैग्नेटिक मोमेंट पिछले पार्ट में बताया क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहें ताकि टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगे। देखो ना, टॉर्क का वैल्यू क्या है? टॉर्क का वैल्यू है एम बी साइन थीटा, याद है? यही पहले लिखा था ना। तो एम और बी जब 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा ना, साइन थीटा 1 हो जाएगा ना। तो टॉर्क का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा 90 होगा तो ये कॉइल हमेशा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और हम हमेशा मैक्सिमम टॉर्क ही लेना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जितना भी टॉर्क लगा सकता है ये फील्ड लगा ले ताकि ये स्प्रिंग ट्विस्ट बैक कर जाए। ठीक है, फाइन। लेट्स सी कितना ये टॉर्क अप्लाई करता है। टॉर्क कितना अप्लाई करेगा ये हमको मालूम है, टॉर्क अप्लाई करेगा आई ए बी साइन थीटा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा या वर्किंग कैसा होगा, ज़रा ध्यान से देखो। वर्किंग ये होगा कि जैसे ही इस कॉइल में करंट आएगा, आई, तो अब ये कॉइल एक करंट कैरिंग कॉइल हो गया इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और याद रखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसी है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर है। थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरा कॉइल है, ठीक है, इसको इस प्लेन में मैं रखता हूँ लाइक दिस, ये ऐसे मेरा कॉइल है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो फील्ड इसको ट्विस्ट करेगी, मैग्नेटिक मोमेंट को अपने डायरेक्शन में लाएगी। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। फील्ड हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट को अपने डायरेक्शन में लाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक मोमेंट को अपने डायरेक्शन में लाती है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा अपने डायरेक्शन में। वैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा अपने डायरेक्शन में लाना चाहती है। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा देखो, तो होगा ये कि ये कॉइल को हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। एग्जांपल के लिए देखो ज़रा ध्यान से, अगर ये करंट ऐसे है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जाएगा, और फील्ड कैसे जा रही है? फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है ना, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं,
तो ये क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करेगा। कैसे ट्विस्ट करेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट को देखो ध्यान से, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ करंट और मैग्नेटिक मोमेंट, ये करंट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी मालूम है, इसको अपनी तरफ ट्विस्ट करेगी ऐसे। तो जब अपनी तरफ ट्विस्ट करेगी तो ये इधर बेंड होगा। वहीं पे अगर मैं करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कराऊं तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड इसको वापस ट्विस्ट करेगी अपनी तरफ। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी इसको अपनी तरफ ट्विस्ट करती है, देखो जब ऐसे ट्विस्ट करेगी तो ये यहाँ जाएगा, जब ऐसे ट्विस्ट करेगी तो ये यहाँ आएगा। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट को अपने डायरेक्शन में ट्विस्ट करती है, अपने डायरेक्शन में टर्न करने का ट्राई करेगी, तो क्या होगा, इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो ये यहाँ जाएगा, तो ये स्प्रिंग पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग बेंड होगी ना, ट्विस्ट होगी ना, तो अब स्प्रिंग क्या करेगी, उस ट्विस्टिंग के अगेंस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। अरे जब तुम स्प्रिंग को खींचो तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, वैसे जब तुम स्प्रिंग को ट्विस्ट करोगे तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। कभी एक वो लो, पतला सा धागा लो या एक रस्सी लो, उसको ऐसे बेंड करो और छोड़ो, तो वो देखो अपने आप गोल गोल घूम के वापस हो जाता है, सही अनटैंगल हो जाता है या अनट्विस्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा मालूम है, देखो ध्यान से हमको मालूम है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब करंट कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई a torque on the coil which will be given by, कितना टॉर्क लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू IAB साइन थीटा। अच्छा, अगर ये एक टर्न है लूप का तो ये टॉर्क का वैल्यू है। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स है, n टर्न्स है, तो जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो हो जाएगा NIAB साइन थीटा। बस इतना सा डिफरेंस है, याद रखना। एक टर्न के लिए टॉर्क होता है IAB साइन थीटा, n टर्न्स के लिए टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और हमको मालूम है थीटा यहाँ पे कितना है, 90, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB। इतना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में आया ना, अब ये वर्किंग पार्ट चल रहा है, ध्यान से देख लो। 2 मार्क का होता है, इतना तुमको बड़ा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको खाली 2-3 एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, दैट्स ऑल, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, चलो ऑलराइट, मैं ये पार्ट रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आगे का पार्ट लिखता हूँ, देखो ध्यान से। आगे क्या होता है, आगे ये होगा कि ये जो टॉर्क है इसके वजह से ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगी, और जब ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगी तो ये स्प्रिंग अनट्विस्ट होने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। सो देयरफॉर द स्प्रिंग will produce a restoring torque which will be torque is equals to K times phi। ये phi क्या है, phi वो एंगल है जिस एंगल से ये ट्विस्ट हुआ है या ये टर्न हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीडल ट्विस्ट होके यहाँ आ जाता है, तो फाई एंगल से ट्विस्ट हुआ ना, ये कुछ एंगल से ट्विस्ट होगा ना, तो अगर ये फाई एंगल से ट्विस्ट होगा तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो के फाई होगा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं ज़रा, ये फाई एंगल क्यों आ रहा है या फाई क्यों आ रहा है। ध्यान से सोचो, इस पॉइंटर को मैं जितना ज़्यादा टर्न करूँगा स्प्रिंग उतना ही तो ज़्यादा ट्विस्ट होगा ना, तो ये फाई जितना ज़्यादा, ये ट्विस्ट उतना ज़्यादा, तो उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा। समझ में आ रहा है, जितना इस पर टॉर्क ज़्यादा लगेगा उतना ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अरे एग्जांपल के लिए समझ लो, रबर को तुम जितना खींचते हो उतना वो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगाता है, उतना ही वो रिस्टोरिंग फोर्स भी लगाता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ के आता है। ये तुम डिटेल में ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ लेना, जब हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर करेंगे। स्टेट बोर्ड वालों तुमको बता रहा हूँ मैं, ऑसिलेशन चैप्टर तुम्हारा 12th का भी जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा। CBSE वालों को ऑसिलेशन चैप्टर 11th में ही हो जाता है, तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू K फाई, वेयर K इज कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ध्यान से समझो, जितना टॉर्क ये
फील्ड इस लूप पे लगा रही उतना ही तो रिस्टोरिंग टॉर्क ये स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से सोचो, जितना टॉर्क ये फील्ड इस पे लगा के इसको ट्विस्ट कर रही है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों टॉर्क वैल्यूज अगर सेम है तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं NIAB मस्ट बी इक्वल्स टू K टाइम्स फाई। बोलो समझ में आया? फाइन। तो फाइनली हमको क्या मिलता है, कहाँ लिखूँ, चलो ठीक है यहीं लिख देता हूँ। सो देयरफॉर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, दिस इज फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। सो फाइनली देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, फाई का वैल्यू देखो क्या मिलता है, फाई इज इक्वल्स टू NAB अपॉन K टाइम्स I। ये चीज़ तुमको निकालनी होती है फ्रॉम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो हमको क्या मिला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, ज़रा ध्यान से देखो। N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये तो बीच में कभी चेंज नहीं होगा। A क्या है, एरिया ऑफ द लूप, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। B मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज नहीं होगी। K कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो जो कि चेंज होने वाला नहीं है। यानी यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और फाई क्या है, फाई इज द डिफ्लेक्शन, ये बात याद रखना। फाई बताया ना, जितने एंगल से ये डिफ्लेक्ट होगा नीडल, या जितने एंगल से यहाँ जाएगा ये। सो फाई इज द डिफ्लेक्शन, और यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराएंगे डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बट तुमको मैथमेटिकली भी ये चीज़ देखनी थी कि होता है या नहीं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो कराते हैं डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, कभी तुमने अगर गैल्वेनोमीटर यूज़ किया हो तो जहाँ कम करंट है वहाँ गैल्वेनोमीटर थोड़ा दूर तक जाके डिफ्लेक्ट होता है, और जैसे तुम हटाते हो वापस आ जाता है। अच्छा, ये वापस कैसे आएगा, तो सोचो, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तब ये टॉर्क लगेगा, राइट। अब जैसे ही करंट इसमें से बंद हो जाए, यानी तुम इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट में से निकाल लो, तो अब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो अब ये स्प्रिंग अपना काम करेगा ना, स्प्रिंग अनट्विस्ट भी तो होगा। ये जो टॉर्क है, देखो ध्यान से, जब तक ये दोनों टॉर्क लग रहे हैं तब तक ये स्टेडी यहाँ पे रुका रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अपना इतना टॉर्क लगा रही है और ये रिस्टोरिंग टॉर्क इतना लगा रहा है, दोनों टॉर्क इक्वल हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये यहीं पे रुका हुआ है। जैसे ही तुम करंट हटा देते हो तो ये वाला टॉर्क गायब हो गया ना। अरे करंट हटा, आई गया, तो ये वाला टॉर्क गया, बचा ये वाला टॉर्क। तो इस वाले टॉर्क की वजह से स्प्रिंग अनट्विस्ट होता है और ये वापस जीरो पे आ जाता है। तो वापस जीरो पे लाने के लिए ये स्प्रिंग का काम है। समझ में आई है नहीं बात, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो आयन कोर हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा इसमें लेबलिंग कर दो। दिस इज मैग्नेट, दिस इज स्प्रिंग, दिस इज आयन कोर। आयन कोर बोलो या सॉफ्ट आयरन कोर, ये अपना कॉइल, ठीक है। तो ये आयन कोर क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान से देख लो। आयन कोर इज यूज्ड टू गेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और टू कीप द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल मतलब क्या, मैंने बताया ना, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, उसी को रेडियल मोमेंट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे इसका यूज़ काम में आ रहा है अपने को। हर जगह पे टॉर्क मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए हमने ये चीज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लेबलिंग कर लेना डायग्राम के साथ में। फिर टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का, टॉर्क स्प्रिंग का, दोनों इक्वेट करके फाई मिल गया, ठीक है। यहाँ से कभी कभी तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, जिसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो वो करंट सेंसिटिविटी पे तुमको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। कहाँ लिखूँ, चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं लिख देता हूँ। ये नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। मैं ये पार्ट रफ कर दे रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ। अरे पॉज किया था ना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तुम अपने नोट्स बनाते चलो, वरना बहुत दिक्कत होगी तुमको। मैं नोट्स तो डाल दे रहा हूँ, बट तुमको दिक्कत बहुत होगी अगर तुम अपना नोट्स नहीं बनाओगे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है या एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी।
व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी होता है फाई अपॉन आई, यानी कितने डिफ्लेक्शन पे कितना करंट है। सो फाई अपॉन आई इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के। ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। अगर तुमको ये सब चीज़ें दे दे हो, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स दे दे, एरिया दे दे, बी दे दे, के दे दे, और तुमको करंट सेंसिटिविटी पूछ ले, तो तुमको ये फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना, फाई अपॉन आई। ठीक है, तो फाई अपॉन आई का फॉर्मूला याद कर लो, और फाई का डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, ये नहीं भूलना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 3 और ये अपना इक्वेशन नंबर 4, करंट सेंसिटिविटी। एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है, बट वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। अभी फ़िलहाल अपना बोर्ड पे फोकस है। चलो ये नोट डाउन कर लो सब पॉज करके, फिर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। ये देखो न्यूमेरिकल है एक, टेंशन मत लो, खाली ये बड़ा दिख रहा है न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन एकदम छोटा सा है, डोंट वरी। देखो क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ बीन फिटेड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 50 टर्न्स एंड डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो 5/3 का मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। ठीक है, देन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलता है उसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर है, यानी जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री। कौन सा थीटा? जो ये वाला थीटा था। टॉर्क इज इक्वल्स टू NIA B साइन थीटा। तो ये वाला जो थीटा है वो 90 है, यानी टॉर्क का वैल्यू है NIA B। तो सारी चीज़ें तुमको आइडियल दी हुई हैं, परेशान मत हो। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। देन obtain the current required to be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 degree। डिफ्लेक्शन क्या है याद रखना, डिफ्लेक्शन है तुम्हारा फाई डिग्री से कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, या 5 डिग्री से तुम्हारा स्प्रिंग 5 डिग्री से तुम्हारा जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से ट्विस्ट आएगा। तो ध्यान से देखो, मैं सारा गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा क्या क्या है, सॉल्यूशन में गिवन मैं ब्लू से लिखता हूँ। गिवन क्या है, गिवन इज, पहला तो चीज़ अपने को दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n है 50। दूसरा चीज़ हमको डायमेंशंस दिए हुए हैं, यानी एरिया दिया हुआ है। एरिया है 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी B, ये ऑलरेडी SI में है, तो इसको अपने को कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉर्शनल कांस्टेंट दिया है K है 1.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है, नहीं दिख रहा है 9, ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेन द करंट टू रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, यानी I पूछा है, सो दैट द डिफ्लेक्शन इज ऑफ 30 डिग्रीज। चलो सारा गिवन डेटा समझ में आ गया है, फाइन। अब हमको क्लियरली मालूम है फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फॉर्मूला था NIA B अपॉन K, याद है, या इसको हमने ऐसे लिखा था NAB I/K, so as to show that current is phi is directly proportional to current। चलो हमको क्या क्या मालूम है, हमको ये सारी चीज़ें मालूम है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा फाई K अपॉन NAB। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाई कितना है, फाई है 30 डिग्रीज, फिर K कितना है, K कितना है बोलो, 1.5, हाँ, सो 1.5 इंटू 10⁻⁹। डोंट वरी, तुमको अब देखो तुम परेशान ये हो जाओगे, बोलोगे सर कि डिग्री को क्यों नहीं रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, SI यूनिट तो रेडियन है ना। परेशान मत हो, तुम्हारा जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो टॉर्शनल कांस्टेंट पर डिग्री में है, तो यहाँ पर डिग्री में डिग्री यूनिट है, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाँ ध्यान देना, अगर टॉर्शनल कांस्टेंट पर रेडियन में दिया है तो तुमको ये जो डिफ्लेक्शन है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर ये टॉर्शनल कांस्टेंट रेडियन में दिया है पर रेडियन में, तो जब तुम सॉल्व करके फाई निकालोगे तो वो रेडियन में आएगा। ठीक है, तो परेशान मत हो जाना वहाँ पे। दिस इज 30, फिर n है 50 इंटू
ए कितना है, ए हमने निकाला 15 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू लास्ट का क्या बी कितना है 0.05। ठीक है, चलो आई थिंक ये सिंपल होना चाहिए। कैसे सिंपल होना चाहिए, 15 2 ज़ार 30, करेक्ट। और क्या, आई थिंक ये कैंसिल कर देते हैं, 2 25 ज़ार, और कुछ, चलो देखते हैं। सो फाइनली व्हाट नंबर वी आर लेफ्ट विथ 1.5 अपॉन 25 इंटू 0.05। 10 पावर्स एक साथ कर लो, ये -9 है, ये -4 है, -4 ऊपर आ जाएगा तो +4, यानी बचेगा 10 पावर -5। ठीक है, ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब थोड़ा ट्रिक्स लगेंगे यहाँ पे। ट्रिक्स क्या है, देखो 1/5 0.2 होता है, 1/0.5 2 होगा, 1/0.05 20 होगा। समझ में आया क्या बोला? देखो 1/5 करोगे अगर तो ये कितना आता है 0.2 ना, तो यहाँ नंबर 10 टाइम्स छोटा कर दो तो ये नंबर 10 टाइम्स बड़ा, यहाँ नंबर 100 टाइम्स छोटा कर दो तो यहाँ नंबर 100 टाइम्स बड़ा। समझा? सिंपल मैथ से ये थोड़ा तो आना चाहिए। सो 1/0.05 कितना है एक्चुअल में 20 है, अपॉन 25 इंटू 10 पावर -5। देखो ध्यान से, अब कैंसिलेशन हो जाएगा, ये 4 ये 5, समझा, ये 5 ये 0.3, यानी अपने पास क्या बचता है, देखो अपने पास बचता है 0.3 इंटू 4 इंटू 10 पावर -5। 4 इंटू 0.3 करोगे तो 4 3 ज़ार 12, बट ये नंबर 1 से छोटा है तो आंसर 1.2 इंटू 10 पावर -5 एम्पियर, ये आ गया करंट का वैल्यू। बोलो समझ में आया? तुम बोलोगे सर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। देखो डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा तुम नंबर्स के साथ फैमिलियर हो जाओ तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो क्या किया है हमने, ये 1/0.05 20 आता है ये मालूम है, तो इसको 20 लिखा, फिर कैंसिलेशन किया है, 5 4 ज़ार 5 5 ज़ार, फिर ये 1.5/5 किया तो 0.3, तो 0.3 इंटू 4 इसको सॉल्व किया तो हमको आता है 1.2 इंटू 10 पावर -5 एम्पियर, जो कि करेक्ट आंसर है एज पर द गिवन आंसर। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था। देखो न्यूमेरिकल्स ध्यान रखना बड़े बड़े दिखेंगे बट हैं सिंपल, इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के। तो ये न्यूमेरिकल इसलिए करा दिया ताकि तुमको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला यूज़ कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। ठीक है, सो आई होप तुमको आज के लेक्चर में जो भी किया है सब समझ में आया है। ज़्यादा कुछ इतना न्यूमेरिकल में था नहीं, बस फार्मूला लगाना था, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही था। ठीक है, तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है। कुछ डाउट रहेगा इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स में बता दो, मैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन तुमको बता दूंगा। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।